चर्चा की कला, द आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, एक प्रेरणादायक और व्यावहारिक पुस्तक है जो हमें बेहतर संवाद कला सीखने और सामाजिक जीवन में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के तरीके सिखाती है। यह पुस्तक उन पाठकों के लिए है जो अपनी बातचीत के तरीके को प्रभावी बनाना चाहते हैं और अनजान लोगों या विभिन्न परिस्थितियों में आत्मविश्वास के साथ बातचीत करना चाहते हैं। पुस्तक का मुख्य उद्देश्य संवाद कला को एक सरल और प्रभावी प्रक्रिया बनाना, सही शब्दों का चयन और सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाना। पुस्तक की शैली, लेखक ने सरल भाषा और प्रैक्टिकल उदाहरणों का इस्तेमाल किया है, जिससे यह किताब न केवल पढ़ने में रोचक है बल्कि तुरंत लागू करने योग्य भी है। क्यों पढ़ें? अगर आप अपनी बातचीत की शैली को सुधारना चाहते हैं, आत्मविश्वास से भरपूर बनना चाहते हैं और किसी भी बातचीत को अर्थपूर्ण और यादगार बनाना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक आदर्श गाइड साबित हो सकती है। क्या आप इससे जुड़े और विवरण या इसके कुछ खास अध्यायों की जानकारी चाहते हैं? एक संवाद की महत्ता। बातचीत क्यों महत्वपूर्ण है? बातचीत, जिसे हम संवाद कहते हैं, मानव जीवन का एक अहम हिस्सा है। यह केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जो हमारे व्यक्तित्व, रिश्तों और समाज में हमारी भूमिका को निर्धारित करता है। संवाद न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि पेशेवर जीवन में भी सफलता और असफलता का कारण बन सकता है। 1. आपसी समझ और रिश्तों का आधार। संवाद का पहला उद्देश्य है दूसरों के साथ अपनी भावनाओं और विचारों को साझा करना। जब हम सही तरीके से संवाद करते हैं, तो इससे आपसी समझ बढ़ती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। एक खुला और ईमानदार संवाद किसी भी रिश्ते में विश्वास और पारदर्शिता लाता है। उदाहरण के लिए, परिवार में सदस्यों के बीच संवाद की कमी से दूरियां बढ़ सकती हैं, जबकि खुले संवाद से समस्याओं का समाधान निकल सकता है। 2. समाज और सभ्यता का निर्माण। मानव सभ्यता की नींव संवाद पर आधारित है। इतिहास गवाह है कि संवाद के माध्यम से ही क्रांतियां हुई और नए विचारों ने समाज को नई दिशा दी। संवाद ही है जिसने मानव जाति को संगठित किया और एक बेहतर समाज की रचना की। 3. भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम। हर व्यक्ति की अपनी भावनाएं और विचार होते हैं और उन्हें व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है संवाद। जब हम अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं, तो हम अपने भीतर के तनाव को कम करते हैं और मानसिक शांति पाते हैं। उदाहरण के तौर पर, किसी प्रियजन से दिल की बात साझा करने से हम खुद को हल्का महसूस करते हैं। 4. विचारों और ज्ञान का आदान प्रदान। संवाद का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है विचारों और ज्ञान का आदान प्रदान। जब हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, तो हम नई चीजें सीखते हैं और अपनी सोच का विस्तार करते हैं। संवाद हमारे दायरे को बड़ा करता है और हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। 5. समस्याओं का समाधान। जब कोई समस्या या विवाद होता है, तो संवाद उसका सबसे प्रभावी समाधान है। संवाद के जरिए हम अपनी बात को स्पष्ट करते हैं, दूसरों का दृष्टिकोण समझते हैं और एक साझा समाधान पर पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए, टीम के भीतर किसी समस्या का हल निकालने के लिए संवाद सबसे अहम भूमिका निभाता है। संवाद और व्यक्तित्व का संबंध। 1. व्यक्तित्व को व्यक्त करने का जरिया। संवाद हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। हमारा बोलने का तरीका, शब्दों का चयन और बातचीत का स्वरूप यह तय करता है कि लोग हमें किस नजरिए से देखते हैं। एक प्रभावी संवाद शैली हमारे आत्मविश्वास, ज्ञान और संवेदनशीलता को दर्शाती है। 2. पहला प्रभाव बनाने में मददगार। पहली मुलाकात में हमारा संवाद ही तय करता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। चाहे वह एक इंटरव्यू हो, किसी नए दोस्त से मुलाकात हो या पेशेवर माहौल में बातचीत, हमारे संवाद कौशल से ही लोग हमारे व्यक्तित्व का आकलन करते हैं। 3. नेतृत्व क्षमता का निर्माण। अच्छे संवाद कौशल वाले व्यक्ति अक्सर नेतृत्वकर्ता बनते हैं। वे दूसरों को प्रेरित करने, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने और टीम का मार्गदर्शन करने में सक्षम होते हैं। प्रभावशाली नेता हमेशा संवाद के माध्यम से ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जैसे नेता संवाद के माध्यम से लाखों लोगों को प्रेरित कर सके। शौर्य
आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक। जब हम संवाद में निपुण होते हैं तो यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। एक अच्छा वक्ता अपनी बातों को स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करता है। यह आत्मविश्वास न केवल हमारे संवाद को बल्कि हमारे पूरे व्यक्तित्व को भी निखारता है। नाटडना 5 सकारात्मक छवि का निर्माण। एक प्रभावी संवाद शैली से लोग हमारे प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। यदि हम विनम्र, संवेदनशील और समझदार तरीके से संवाद करते हैं तो इससे हमारी छवि बेहतर बनती है। निष्कर्ष, संवाद एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे जीवन को हर स्तर पर प्रभावित करता है। यह हमारे रिश्तों, समाज और व्यक्तिगत विकास का आधार है। प्रभावी संवाद कौशल विकसित करना न केवल हमें एक बेहतर व्यक्ति बनाता है बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी निखारता है। यदि आप संवाद की महत्ता को समझते हैं और इसे बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते हैं तो यह निश्चित है कि आप अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करेंगे। दूसरा अध्याय, सुनने की कला। सुनने की कला, लिसनिंग स्किल, एक ऐसा महत्वपूर्ण गुण है हमारे संवाद को प्रभावी और सार्थक बनाता है। यह केवल किसी की बात सुनने तक सीमित नहीं है बल्कि उनके भाव, विचार और दृष्टिकोण को समझने का प्रयास है। सही सुनने से न केवल रिश्ते मजबूत होते हैं बल्कि हम प्रभावशाली संवाद में भी माहिर बनते हैं। सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग क्या है? सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम न केवल सामने वाले की बात सुनते हैं बल्कि उसे पूरी तरह से समझने, स्वीकारने और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देने का प्रयास करते हैं। यह सुनने का एक सचेत और संवेदनशील तरीका है जिसमें हमारा पूरा ध्यान बोलने वाले की बातों पर केंद्रित होता है। सक्रिय श्रवण के महत्वपूर्ण पहलू, ध्यान केंद्रित करना। सुनते समय ध्यान कहीं और न भटकाएं। अपनी शारीरिक भाषा से दिखाएं कि आप पूरी तरह से उनकी बात पर ध्यान दे रहे हैं। प्रतिक्रिया देना, बीच बीच में सिर हिलाकर हाँ, समझा जैसे शब्दों से उन्हें प्रोत्साहित करें। उनकी बातों को दोहराकर यह दिखाएं कि आपने सुना और समझा है। प्रश्न पूछना, जब आवश्यक हो तो खुलकर सवाल पूछें ताकि वे जान सकें कि आप उनकी बात में रुचि ले रहे हैं। भावनाओं को समझना, केवल शब्दों को सुनने तक सीमित न रहें बल्कि उनके बोलने के तरीके और भावनाओं को भी समझने का प्रयास करें। सुनने से प्रभावशाली संवाद कैसे बनता है? 1. आपसी विश्वास बढ़ता है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो वह व्यक्ति आपके प्रति अधिक विश्वास महसूस करता है। उदाहरण, किसी सहकर्मी की समस्या को ध्यान से सुनने पर वह आपको एक भरोसेमंद सहयोगी के रूप में देखेगा। 2. समस्या समाधान में मदद मिलती है। अच्छे श्रोता होने से आप सामने वाले की समस्या को बेहतर समझ सकते हैं और समाधान निकालने में अधिक सक्षम हो सकते हैं। 4. रिश्तों को मजबूत करता है। सुनने का गुण रिश्तों में संवाद की गुणवत्ता को बढ़ाता है। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी बातों को महत्व दिया जा रहा है तो वे आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। होती हैं। अक्सर संवाद में गलतफहमियां इसलिए होती हैं क्योंकि लोग सामने वाले की बात पूरी तरह सुनते नहीं। सक्रिय श्रवण से यह समस्या हल हो जाती है। 5. प्रभावशाली बातचीत। सुनने की कला आपको एक प्रभावशाली वक्ता भी बनाती है। जब आप दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं तो आप उनकी जरूरतों और विचारों के अनुरूप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दूसरों को महसूस कराना कि आप उनकी बात समझते हैं। 1. सहानुभूति दिखाना, शो एम्पैथी। उनकी भावनाओं को समझें और दिखाएं कि आप उनके दृष्टिकोण की सराहना करते हैं। उदाहरण, मुझे समझ में आ रहा है कि आप इस स्थिति में कितना तनाव महसूस कर रहे होंगे। 2. सही प्रतिक्रिया देना। जब आप सही जवाब या सुझाव देते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि आपने उसकी बातों को ध्यान से सुना है। उदाहरण, आपने जो कहा उससे मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में काम करना चाहिए। 3. बॉडी लैंग्वेज का उपयोग। आंखों में आंखें डालकर बात करें। सिर हिलाना या मुस्कुराना यह दिखाने का एक तरीका है कि आप पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। 4. बात को दोहराना, पैराफ्रेजिंग। सामने वाले की कही बात को अपने शब्दों में दोहराएं। उदाहरण, तो आप यह कह रहे हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट पर अधिक ध्यान देना चाहिए, सही? 5. बिना टोके सुने। किसी की बात को बीच में न काटें, उन्हें पूरी बात कहने का मौका दें। यह दर्शाता है कि आप उनकी बात को महत्व दे रहे हैं। 6. सकारात्मक शब्दों का उपयोग। बातचीत में सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, जैसे यह विचार अच्छा है,
आपकी बात सही है। ये उन्हें महसूस कराता है कि उनकी बातों को स्वीकार किया जा रहा है। निष्कर्ष सुनने की कला एक प्रभावशाली संवाद का आधार है। जब आप सक्रिय श्रवण को अपनाते हैं तो यह न केवल दूसरों के साथ आपके संबंधों को बेहतर बनाता है, बल्कि आपको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में भी उभारता है। यह कला आपको दूसरों से जुड़ने, उनके विचारों को समझने और सार्थक संवाद करने में मदद करती है। अपने जीवन में सुनने की कला को अपनाएं और अपने संवाद को एक नए स्तर पर ले जाएं। 3. प्रभावशाली भाषा का चयन। प्रभावशाली भाषा संवाद का वह हिस्सा है जो न केवल हमारी बातों को स्पष्ट और रोचक बनाता है, बल्कि दूसरों पर एक गहरी छाप छोड़ता है। भाषा का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि हम किससे, किस परिस्थिति में और किस उद्देश्य से बात कर रहे हैं। प्रभावशाली भाषा का मुख्य उद्देश्य संवाद को सरल, स्पष्ट और प्रभावी बनाना है। सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों का प्रभाव। 1. सकारात्मक शब्दों का प्रभाव। सकारात्मक शब्द दूसरों को प्रेरित करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं और एक खुशनुमा वातावरण का निर्माण करते हैं। उदाहरण, आपने बहुत अच्छा काम किया है। यह वाक्य आत्मविश्वास बढ़ाता है। सकारात्मक शब्द बातचीत को सहयोगपूर्ण और प्रेरणादायक बनाते हैं। यह दूसरों के साथ संबंधों को मजबूत करता है। सकारात्मक शब्दों के फायदे बातचीत को सुखद और प्रभावी बनाते हैं, दूसरों को प्रेरित करने और मनोबल बढ़ाने में मदद करते हैं, टीम वर्क और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। 2. नकारात्मक शब्दों का प्रभाव। नकारात्मक शब्दों का उपयोग दूसरों को हतोत्साहित कर सकता है और बातचीत में बाधा डाल सकता है। उदाहरण, तुमसे यह काम कभी सही नहीं होगा। यह आत्मविश्वास को कमजोर करता है। नकारात्मक शब्द संवाद को तनावपूर्ण बना सकते हैं। ये रिश्तों में दूरी और गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। नकारात्मक शब्दों के नुकसान मनोबल गिरा देते हैं, संबंधों को कमजोर करते हैं, समस्याओं को हल करने के बजाय और जटिल बना देते हैं। कैसे सकारात्मक शब्दों को अपनाएं? नहीं कर सकते की जगह हम इसे करने की कोशिश करेंगे कहें। गलत की जगह इसे ऐसे किया जा सकता है कहें। उत्साहवर्धक शब्दों का चयन करें, जैसे शानदार, बहुत अच्छा, आप सही हैं। सरल और स्पष्ट भाषा का महत्व एक संवाद को समझने में आसानी होती है। सरल और स्पष्ट भाषा से हम अपनी बात को बिना किसी भ्रम के दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जटिल और कठिन शब्दों से संवाद में रुकावट आ सकती है। उदाहरण, यह कार्य चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम इसे संभाल सकते हैं। यह सरल और सकारात्मक संदेश देता है। 2. सभी आयु और पृष्ठभूमि के लोगों के लिए प्रभावी सरल भाषा सभी के लिए समझने योग्य होती है। यह संवाद को व्यापक और अधिक प्रभावी बनाती है। 3. समय की बचत होती है। स्पष्ट भाषा का उपयोग बातचीत को सीधा और कम समय में परिणाम देने वाला बनाता है। कैसे अपनाएं? सरल भाषा, कठिन शब्दों से बचें, छोटे और सटीक वाक्यों का उपयोग करें, संवाद को अनावश्यक विवरण से मुक्त रखें। शब्दों के साथ भाव भंगिमा का मेल। 1. भावनाओं को व्यक्त करता है। शब्दों के साथ सही भाव भंगिमा का उपयोग हमारे संवाद को और प्रभावशाली बनाता है। यह दिखाता है कि आप अपने शब्दों को कितनी गहराई से महसूस कर रहे हैं। उदाहरण, जब आप कहते हैं आपसे मिलकर खुशी हुई, तो एक मुस्कान इसे अधिक प्रभावी बनाती है। 2. असली और नकली संवाद का फर्क। यदि आपकी भाव भंगिमा आपके शब्दों से मेल नहीं खाती, तो सामने वाला इसे नकली या अविश्वसनीय मान सकता है। उदाहरण, आपने बहुत अच्छा काम किया कहते समय यदि आपका चेहरा उदास हो, तो यह असर नहीं डालेगा। 3. संदेश को स्पष्ट बनाता है। भाव भंगिमा शब्दों को गहराई और अर्थ देती है। सही भावनाओं के साथ बोले गए शब्द सामने वाले पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। कैसे सुनिश्चित करें मेल? मुस्कान, आंखों का संपर्क और खुले हाथों का उपयोग सकारात्मक भावनाएं दर्शाते हैं। झुकी हुई मुद्रा या कठोर चेहरे के भाव से बचें। अपने शब्दों और टोन को स्थिति के अनुसार ढालें। निष्कर्ष, प्रभावशाली भाषा का चयन संवाद को एक कला बनाता है। सकारात्मक शब्द, सरल और स्पष्ट भाषा और सही भाव भंगिमा के साथ संवाद न केवल प्रभावी होता है, बल्कि दूसरों पर एक स्थायी छाप भी छोड़ता है। यदि आप इन तीनों पहलुओं को अपने संवाद में शामिल करेंगे, तो आप न केवल एक बेहतर श्रोता और वक्ता बनेंगे, बल्कि आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। 4था अध्याय। 4. सवाल पूछने की कला। सवाल पूछने की कला एक महत्वपूर्ण कौशल है
जो संवाद को प्रभावी, रोचक और सार्थक बनाता है। सही सवाल पूछकर हम न केवल दूसरों के विचार और दृष्टिकोण को समझ सकते हैं, बल्कि बातचीत को गहराई और दिशा भी दे सकते हैं। सही सवाल कैसे पूछें? स्पष्ट और सटीक सवाल करें। सवाल हमेशा सरल और सटीक होने चाहिए ताकि सामने वाला व्यक्ति आसानी से जवाब दे सके। गलत उदाहरण: आपने उस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचा था जो हमने पिछले हफ्ते की मीटिंग में डिस्कस किया था? सही उदाहरण: आपको प्रोजेक्ट के प्रमुख पहलू कैसे लगे? दूसरा सवाल का उद्देश्य स्पष्ट रखें। सवाल पूछने से पहले यह समझ लें कि आप उससे क्या जानना चाहते हैं। यानी उदाहरण: यदि आप किसी की राय जानना चाहते हैं तो सवाल इस प्रकार हो, आपके विचार में इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? तीसरा, सवाल के स्वर पर ध्यान दें। सवाल का स्वर हमेशा सकारात्मक और प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। कठोर या नकारात्मक स्वर बातचीत को खराब कर सकता है। उदाहरण: क्या आपने काम पूरा किया की जगह क्या आपको काम पूरा करने में कोई दिक्कत हुई? चौथे, सवाल को परिस्थिति के अनुसार ढालें। सवाल पूछने का तरीका परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार बदलना चाहिए। पेशेवर माहौल में औपचारिक भाषा का प्रयोग करें। अनौपचारिक बातचीत में सरल और हल्के शब्दों का उपयोग करें। खुली और बंद सवालों का उपयोग। खुली सवाल, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। खुली सवाल ऐसे होते हैं जो सामने वाले को विस्तृत उत्तर देने का मौका देते हैं। उदाहरण: आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? खुली सवाल संवाद को गहराई देते हैं और व्यक्ति की सोच और भावनाओं को समझने में मदद करते हैं। फायदे: लंबी और सार्थक बातचीत को प्रोत्साहित करते हैं। विचार और राय को जानने का अवसर देते हैं। बातचीत को गहराई और दिशा प्रदान करते हैं। बंद सवाल, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। बंद सवाल ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हां या नहीं में दिया जा सकता है। उदाहरण: क्या आपने अपनी रिपोर्ट सबमिट की? ये सवाल तब उपयोगी होते हैं जब आपको एक सीधा और तेज उत्तर चाहिए। फायदे: जल्दी उत्तर प्राप्त करने में मदद करते हैं। भ्रम की स्थिति में स्पष्टता लाने के लिए उपयोगी। विशेष विवरण की पुष्टि करने के लिए उपयोगी। खुली और बंद सवालों के संतुलन का महत्व। बातचीत में केवल एक प्रकार के सवाल का उपयोग संवाद को उबाऊ बना सकता है। खुली और बंद सवालों का सही संतुलन संवाद को रोचक और प्रभावी बनाता है। उदाहरण: आपको इस योजना में सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? खुला सवाल। इसके बाद, क्या आप इसे समय पर पूरा कर सकते हैं? बंद सवाल। प्रश्नों से संवाद को आगे बढ़ाना। एक, फॉलो अप सवाल पूछें। सवाल पूछने के बाद सामने वाले के उत्तर को ध्यान से सुनें और उसके आधार पर फॉलो अप सवाल करें। उदाहरण: पहला सवाल: आपको इस प्रस्ताव के कौन से पहलू अच्छे लगे? फॉलो अप सवाल: आपका सुझाव है कि इन पहलुओं को और कैसे सुधार सकते हैं? दूसरे, प्रेरक और समाधानकारी सवाल पूछें। ऐसे सवाल पूछें जो सामने वाले को सोचने और समाधान निकालने के लिए प्रेरित करें। उदाहरण: आपके विचार में हम इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? तीसरे, भावनात्मक जुड़ाव वाले सवाल पूछें। भावनाओं को समझने और एक व्यक्तिगत जुड़ाव बनाने के लिए सवाल करें। उदाहरण: यह परियोजना आपके लिए व्यक्तिगत रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? चौथे, रचनात्मक और कल्पनाशील सवाल पूछें। बातचीत को रोचक बनाने के लिए रचनात्मक सवाल पूछें। उदाहरण: अगर संसाधनों की कोई सीमा न हो तो आप इस प्रोजेक्ट को कैसे पूरा करेंगे? निष्कर्ष: सवाल पूछने की कला संवाद को गहराई, दिशा और प्रभाव देती है। सही सवाल, खुली और बंद सवालों का संतुलित उपयोग और फॉलो अप प्रश्न बातचीत को सार्थक बनाते हैं। जब हम दूसरों से सही ढंग से सवाल करते हैं तो न केवल हम उनकी बातों को बेहतर समझ पाते हैं, बल्कि अपने संवाद कौशल को भी निखारते हैं। चैप्टर नंबर 5 आत्मविश्वास और संवाद। आत्मविश्वास और संवाद एक दूसरे के पूरक हैं। आत्मविश्वास के बिना संवाद प्रभावी नहीं हो सकता और अच्छा संवाद आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। चाहे व्यक्तिगत बातचीत हो, पेशेवर माहौल हो या सार्वजनिक मंच पर बोलना हो, आत्मविश्वास से भरा संवाद न केवल आपकी बात को प्रभावी बनाता है, बल्कि आपकी छवि को भी निखारता है। आत्मविश्वास से भरी बातचीत के लिए टिप्स 1, तैयारी करें। बातचीत का आत्मविश्वास से सामना करने के लिए पहले से तैयारी करना बेहद जरूरी है। विषय को अच्छी तरह से समझें, अपने मुख्य बिंदुओं को नोट करें, संभावित सवालों के उत्तर तैयार रखें। 2, अपनी ताकत पहचानें, अपनी क्षमताओं और कौशल पर भरोसा रखें।
अपनी सफलताओं और ताकत को याद करें। उदाहरण, यदि आप किसी प्रस्तुति के लिए बोल रहे हैं तो अपनी विशेषज्ञता और अनुभव को ध्यान में रखें। 3. शारीरिक मुद्रा और भाषा पर ध्यान दें। शारीरिक भाषा आत्मविश्वास का संकेत देती है। सीधी मुद्रा में बैठें या खड़े हों। आंखों में संपर्क बनाए रखें। हाथों का उपयोग स्वाभाविक तरीके से करें। 4. स्पष्ट और धीमी गति से बोलें। जल्दबाजी में बोलने से घबराहट दिखती है। धीरे और स्पष्ट शब्दों में बोलें ताकि आपकी बात का प्रभाव बढ़े। 5. गलतियों को स्वीकार करें। यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसे स्वीकार करें और सुधार करें। गलतियों से डरना आत्मविश्वास को कमजोर करता है। झिझक को कैसे दूर करें? 1. अपने डर को पहचानें। सबसे पहले यह समझें कि आप किस वजह से झिझक महसूस कर रहे हैं। क्या यह दूसरों की आलोचना का डर है या अपनी बात गलत तरीके से कहने का डर? 2 छोटे कदम उठाएं। बड़ी बैठकों या मंच पर जाने से पहले छोटे समूहों में अभ्यास करें। दोस्तों और परिवार के साथ अपनी बात कहने का अभ्यास करें। हर बार अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए छोटे कदम उठाएं। 3. सकारात्मक सोच अपनाएं। नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक सोचें। खुद को यह याद दिलाएं कि आप सक्षम हैं और आपकी बात महत्वपूर्ण है। उदाहरण, मैं यह कर सकता हूं, मेरी बात सुनने योग्य है। 4. आलोचना को सही नजरिए से लें। आलोचना से डरने के बजाय इसे सीखने का अवसर समझें। उदाहरण, यदि कोई आपकी बात पर सवाल उठाता है तो उसे सकारात्मक रूप से लें और सुधार का मौका समझें। 5. गहरी सांस लें। झिझक महसूस होने पर गहरी सांस लें। यह आपकी नसों को शांत करेगा और आपको अधिक नियंत्रित महसूस कराएगा। सार्वजनिक बातचीत में आत्मविश्वास बनाए रखना। 1. अपनी तैयारी पर भरोसा करें। यदि आपने विषय पर अच्छी तैयारी की है तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। अपना परिचय और मुख्य बिंदु पहले से लिखें और उसका अभ्यास करें। 2. दर्शकों से जुड़ें। दर्शकों के साथ संवाद बनाएं। उनकी आंखों में देखें। एक हल्के हास्य या कहानी से शुरुआत करें। उनके सवालों का स्वागत करें। 3. सकारात्मक शुरुआत करें। अपनी बातचीत को सकारात्मक और ऊर्जावान शुरुआत से शुरू करें। यह न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा बल्कि दर्शकों का ध्यान भी आकर्षित करेगा। 4. अपनी गति को नियंत्रित करें। जल्दबाजी में बोलने से बचें। अपनी गति को संतुलित रखें ताकि आप सोच समझकर अपनी बात कह सकें। 5. अपनी उपलब्धियों को याद करें। मंच पर जाने से पहले अपनी पिछली सफलताओं को याद करें। यह आपको आत्मविश्वास देगा। 6. फीडबैक को अपनाएं। यदि आप बार बार सार्वजनिक बातचीत में भाग लेते हैं तो अपने प्रदर्शन का आकलन करें और फीडबैक लें। इससे हर बार सुधार करने में मदद मिलेगी। निष्कर्ष, आत्मविश्वास और संवाद एक दूसरे को मजबूती देते हैं। आत्मविश्वास से भरी बातचीत के लिए तैयारी, अभ्यास और सकारात्मक सोच जरूरी है। झिझक को दूर करने और सार्वजनिक बातचीत में आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना और अपनी ताकत पर भरोसा करना बेहद जरूरी है। याद रखें, संवाद केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह आत्मविश्वास और प्रभाव का भी प्रदर्शन है। चैप्टर नंबर 6। संवाद में सहानुभूति, एम्पैथी। सहानुभूति, एम्पैथी संवाद का एक अनिवार्य पहलू है जो लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करता है। यह न केवल दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता है बल्कि उनके दृष्टिकोण और अनुभवों का सम्मान करने का तरीका भी है। सहानुभूतिपूर्ण संवाद रिश्तों को गहरा और मजबूत बनाने में मदद करता है। दूसरों की भावनाओं को समझना, एक सुनने का महत्व। दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए सबसे पहला कदम है सक्रिय सुनना। उनकी बातों को ध्यान से सुनें, बिना हस्तक्षेप के उन्हें बोलने दें। शब्दों के साथ साथ उनकी आवाज के स्वर और चेहरे के हाव भाव को भी समझें। 2. उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। दूसरे व्यक्ति की स्थिति में खुद को रखने का प्रयास करें। उनके अनुभवों और परिस्थितियों को महसूस करें। बिना निर्णय दिए उनकी बातों पर विचार करें। 3. सहानुभूतिपूर्ण प्रश्न पूछें। ऐसे सवाल करें जो उनकी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करें। उदाहरण, आप इस बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं? यह न केवल उनकी भावनाओं को समझने में मदद करेगा बल्कि उन्हें यह भी महसूस होगा कि आप उनकी परवाह करते हैं। 4. गैर मौखिक संकेतों को समझें। भावनाओं को शब्दों से ज्यादा शरीर की भाषा और चेहरे के भाव व्यक्त करते हैं। उनके हाव भाव, हाथों की हरकत
और आवाज के स्वर पर ध्यान दें। यदि वे परेशान लगते हैं तो संवेदनशीलता दिखाएं। सहानुभूतिपूर्ण भाषा का उपयोग। पहला, सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें। अपनी भाषा को ऐसा रखें जिससे सामने वाले को सम्मान और समझ का अनुभव हो। उदाहरण, मैं आपकी बात को समझ सकता हूं। दूसरा, सकारात्मक और प्रेरणादायक शब्दों का उपयोग करें। सहानुभूतिपूर्ण संवाद में शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। नकारात्मकता से बचें। उदाहरण, मैं आपके लिए यहां हूं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। 3, आश्वासन और समर्थन प्रदान करें। उनकी समस्या को समझने के बाद उन्हें समर्थन का अनुभव कराएं। उदाहरण, मैं समझता हूं कि यह आपके लिए कितना मुश्किल हो सकता है। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। 4, निंदा से बचें। सहानुभूतिपूर्ण संवाद में किसी प्रकार की आलोचना या दोषारोपण से बचना चाहिए। उदाहरण, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था की जगह यह परिस्थिति काफी चुनौतीपूर्ण रही होगी। कठिन स्थितियों में संवेदनशीलता दिखाना। 1, शांत और संयमित रहें। कठिन स्थितियों में गुस्सा या जल्दबाजी से बात करने के बजाय शांति और संयम बनाए रखें। आपकी शांति सामने वाले को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। 2, सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया दें। उनकी भावनाओं को समझें और उनकी स्थिति के प्रति संवेदनशील प्रतिक्रिया दें। उदाहरण, मुझे खेद है कि आपको यह अनुभव करना पड़ा। मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं। तीसरी, समस्या को हल करने में मदद करें। यदि संभव हो तो उनकी समस्या का समाधान खोजने में सहयोग करें। उदाहरण, हम इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। चौथी, सहानुभूति और संवेदनशीलता का प्रदर्शन करें। उनके लिए अपने शब्दों और कार्यों से यह दिखाएं कि आप उनकी चिंता करते हैं। उदाहरण, किसी बीमार दोस्त के लिए खाना भेजना या किसी उदास सहकर्मी को प्रोत्साहन देना। 5, सही समय और स्थान का चयन करें। कठिन विषयों पर बातचीत के लिए ऐसा समय और स्थान चुनें जहां सामने वाला व्यक्ति आरामदायक महसूस करे। निष्कर्ष, सहानुभूति संवाद को गहराई और प्रभावशीलता प्रदान करती है। दूसरों की भावनाओं को समझने, सहानुभूतिपूर्ण भाषा का उपयोग करने और कठिन परिस्थितियों में संवेदनशीलता दिखाने से हम न केवल संवाद को बेहतर बना सकते हैं बल्कि रिश्तों को भी मजबूत कर सकते हैं। संवाद में सहानुभूति अपनाने से हम दूसरों के साथ एक सच्चा और स्थायी जुड़ाव बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 7, कैनी। वाद विवाद और असहमति का प्रबंधन। वाद विवाद और असहमति किसी भी संवाद का स्वाभाविक हिस्सा है। चाहे यह व्यक्तिगत हो, पेशेवर हो या सार्वजनिक मंच पर, असहमति होना सामान्य है। इसे सही ढंग से प्रबंधित करना न केवल संवाद को गरिमापूर्ण बनाता है बल्कि रिश्तों को भी मजबूत करता है। असहमति को कैसे संभालें? 1, सुनने की कला अपनाएं। असहमति में अक्सर लोग सुनने के बजाय केवल अपनी बात कहने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सामने वाले की बात ध्यान से सुनें, उनकी भावनाओं और विचारों को समझने की कोशिश करें। जब तक वे अपनी बात पूरी न कर लें, बीच में न बोलें। 2, भावनाओं पर नियंत्रण रखें। वाद विवाद के दौरान गुस्सा या नकारात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें। अपनी भावनाओं को संयमित रखें। यदि स्थिति गर्म हो रही है तो कुछ समय के लिए ब्रेक लें। 3, सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखें। असहमति में भी सामने वाले के प्रति सम्मान बनाए रखें। अपमानजनक शब्दों या हाव भाव का उपयोग न करें। अपनी बात को शालीनता से रखें। 4, दृष्टिकोण को समझें। सिर्फ अपनी बात पर जोर देने के बजाय सामने वाले के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। उदाहरण, मैं समझ सकता हूं कि आप इसे इस तरह क्यों देख रहे हैं। 5, समाधान की तलाश करें। असहमति को सुलझाने का मुख्य उद्देश्य समाधान खोजना होना चाहिए। दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य समाधान पर जोर दें। विवाद को जीतने के बजाय समस्या को हल करने पर ध्यान दें। तर्क करने का सही तरीका। 1, तथ्य आधारित तर्क प्रस्तुत करें। भावनात्मक बातों के बजाय तथ्यों और आंकड़ों का सहारा लें। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए सटीक जानकारी दें। उदाहरण, इस विषय पर शोध यह कहता है कि। दूसरा, शब्दों का चयन सावधानी से करें। तर्क करते समय शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। कठोर या उकसाने वाले शब्दों से बचें। सकारात्मक और तटस्थ भाषा का उपयोग करें। 3, आक्रामकता से बचें। अपने विचारों को मजबूती से रखें लेकिन आक्रामक न हों। अपनी आवाज के स्वर को नियंत्रित रखें।
सामने वाले की बात को खारिज करने से पहले उस पर विचार करें। 4. धैर्य बनाए रखें। तर्क करते समय जल्दबाजी न करें। सामने वाले को अपनी बात पूरी करने का मौका दें। धीरे धीरे और संयमित स्वर में अपनी बात रखें। गरिमापूर्ण संवाद बनाए रखना। 1. व्यक्तिगत आक्षेपों से बचें। असहमति में कभी भी सामने वाले के व्यक्तित्व पर सवाल न उठाएं। उनकी सोच या व्यवहार की आलोचना करें, न कि उनकी पहचान की। उदाहरण, मुझे इस विचार से सहमति नहीं है की जगह तुम हमेशा गलत सोचते हो जैसे वाक्य से बचें। 2. हास्य का प्रयोग करें। गरिमापूर्ण संवाद बनाए रखने के लिए हल्के हास्य का उपयोग करें। यह तनाव को कम करता है और बातचीत को सहज बनाता है। 3. संवाद को सकारात्मक दिशा दें। यदि बातचीत में नकारात्मकता बढ़ रही हो तो उसे सकारात्मक दिशा में ले जाने की कोशिश करें। उदाहरण, हम दोनों इस विषय पर अलग सोचते हैं, लेकिन क्या हम इसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं? 4. साझा लक्ष्य पर ध्यान दें। असहमति को सुलझाने के लिए साझा लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण, हम दोनों यही चाहते हैं कि समस्या का समाधान निकले। 5. नडीनियन माफी मांगने में संकोच न करें। अगर वाद विवाद के दौरान आपसे कोई गलती हो जाए या आपकी बात से सामने वाले को ठेस पहुंचे तो माफी मांग लें। यह न केवल आपकी गरिमा को बनाए रखेगा बल्कि संबंधों को भी मजबूत करेगा। निष्कर्ष, वाद विवाद और असहमति को सही ढंग से संभालना एक कला है जो अनुभव और धैर्य से सीखी जा सकती है। सही शब्दों, संयम और समाधान पर ध्यान केंद्रित कर आप संवाद को गरिमापूर्ण बना सकते हैं। याद रखें, असहमति किसी भी स्वस्थ संवाद का हिस्सा है और इसे सकारात्मकता के साथ संभालने से रिश्तों को गहरा और मजबूत बनाया जा सकता है। 18वीं अध्याय, हास्य का उपयोग। हास्य, ह्यूमर, संवाद का एक शक्तिशाली उपकरण है जो बातचीत को सहज और यादगार बनाता है। सही ढंग से उपयोग किए जाने पर यह न केवल माहौल को हल्का फुल्का बनाता है बल्कि संवाद को प्रभावी और सकारात्मक भी करता है। हालांकि इसका गलत उपयोग संवाद में गलतफहमी और असहजता पैदा कर सकता है। बातचीत को हल्का फुल्का बनाने का महत्व। 1. तनाव को कम करना। हास्य बातचीत के दौरान उत्पन्न तनाव या दबाव को कम करता है। तनावपूर्ण माहौल में एक हल्का मजाक सभी को सहज बना सकता है। यह मुश्किल विषयों पर भी खुलकर चर्चा करने में मदद करता है। 2. संबंधों को मजबूत बनाना। हास्य एक दूसरे के साथ जुड़ाव को गहरा करता है। मजेदार बातें साझा करना संबंधों में गर्मजोशी और सकारात्मकता लाता है। यह आपसी विश्वास और समझ को बढ़ाता है। 3. बातचीत को रोचक बनाना। गंभीर बातचीत में हास्य का हल्का प्रयोग इसे उबाऊ होने से बचाता है। यह सुनने वालों की रुचि बनाए रखता है। हास्य के कारण लोग आपकी बातें याद रखते हैं। 4. नेतृत्व और प्रेरणा में सहायक। सही हास्य का उपयोग नेतृत्व और प्रेरणा में सहायक हो सकता है। नेता और वक्ता हास्य का प्रयोग कर अपनी बात को प्रभावी बना सकते हैं। यह प्रेरणा देने और जटिल विचारों को सरल बनाने में मदद करता है। हास्य का सही उपयोग। एक संवेदनशीलता का ध्यान रखें। हास्य का उपयोग करते समय संवेदनशील विषयों और भावनाओं का ध्यान रखना जरूरी है। ऐसे मजाक से बचें जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता हो। उदाहरण, किसी के शारीरिक या सामाजिक पहलुओं पर मजाक करने से बचें। 2. समय और संदर्भ का सही चयन करें। हास्य का प्रभाव उसके सही समय और संदर्भ पर निर्भर करता है। गंभीर और भावुक स्थिति में मजाक करने से बचें। उदाहरण, जब कोई अपनी समस्या साझा कर रहा हो तो हल्के मजाक से भी बचें। 3. हल्के फुल्के मजाक करें। हास्य ऐसा हो जो सभी के लिए स्वीकार्य और हल्का फुल्का हो। उदाहरण, खुद पर मजाक करना दूसरों को सहज बनाता है। यह दिखाता है कि आप सहज और सकारात्मक व्यक्ति हैं। 4. स्वाभाविक बने रहें। हास्य को जबरदस्ती करने से बचें। स्वाभाविक और सहज हास्य अधिक प्रभावी होता है। इसे अपने व्यक्तित्व और बातचीत के स्वभाव के अनुरूप रखें। 5. माहौल के अनुसार हास्य का उपयोग करें। हास्य का प्रकार और गहराई बातचीत के माहौल के अनुसार होनी चाहिए। औपचारिक बातचीत में हल्का और परिपक्व हास्य प्रयोग करें। अनौपचारिक बातचीत में थोड़ा अधिक मजाक किया जा सकता है। हास्य का गलत उपयोग। 1. व्यक्तिगत आक्षेप से बचें। किसी व्यक्ति पर मजाक करना असहजता पैदा कर सकता है। उदाहरण, किसी की कमजोरी, उपस्थिति
या सामाजिक स्थिति पर मजाक करने से बचें। 2. अत्यधिक हास्य से बचें। बहुत अधिक मजाक संवाद को असंवेदनशील और अप्रासंगिक बना सकता है। यह आपकी गंभीरता और उद्देश्य को कमजोर करता है। 3. अपमानजनक हास्य न करें। ऐसा मजाक न करें जो अपमानजनक या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला हो। उदाहरण, धार्मिक, जातीय या सांस्कृतिक मजाक पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए। 4. मजाक को खींचने से बचें। एक ही मजाक को बार बार दोहराने से यह उबाऊ और अप्रासंगिक लग सकता है। हर बार नई और प्रासंगिक बातों से माहौल को हल्का बनाएं। 5. समूह की विविधता का ध्यान रखें। हास्य का उपयोग करते समय समूह के विविधतापूर्ण स्वभाव का ध्यान रखें। सभी की सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत पृष्ठभूमि का सम्मान करें। निष्कर्ष, हास्य का सही और सटीक उपयोग संवाद को प्रभावी, रोचक और यादगार बना सकता है। यह तनाव कम करता है, संबंधों को गहरा करता है और संवाद को हल्का फुल्का बनाता है। लेकिन इसका उपयोग करते समय संवेदनशीलता और समय का ध्यान रखना जरूरी है। सही हास्य संवाद की कला को न केवल प्रभावी बनाता है, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। चैप्टर नंबर 9। विभिन्न परिस्थितियों में संवाद हर परिस्थिति के अनुसार संवाद करने का तरीका बदलता है। औपचारिक, अनौपचारिक, पेशेवर और अनजान लोगों से बातचीत के लिए अलग अलग दृष्टिकोण अपनाना होता है। सही संवाद न केवल आपकी बात को प्रभावी बनाता है, बल्कि आपकी छवि को भी सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत। 1. औपचारिक बातचीत का तरीका। औपचारिक बातचीत किसी पेशेवर, शैक्षणिक या सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण अवसर पर की जाती है। शब्दों का चयन, स्पष्ट और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें। अनावश्यक मजाक या व्यक्तिगत टिप्पणी से बचें। शारीरिक हाव भाव, आत्मविश्वास और सम्मान दर्शाने वाले हाव भाव अपनाएं। आंखों में आंखें डालकर बात करें। उदाहरण, नमस्कार, मैं इस विषय पर आपकी राय जानना चाहूंगा। 2. अनौपचारिक बातचीत का तरीका। अनौपचारिक बातचीत दोस्तों, परिवार या परिचितों के बीच होती है। स्वाभाविकता, सहज और व्यक्तिगत भाषा का प्रयोग करें। हंसी, मजाक और हल्की फुल्की बातें करें। उदाहरण, क्या हाल है, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। औपचारिक और अनौपचारिक के बीच संतुलन। कई बार औपचारिक और अनौपचारिक के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है, जैसे सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय। पेशेवर बातचीत का तरीका। 1. तैयारी करें। पेशेवर बातचीत से पहले विषय की तैयारी करें। संबंधित जानकारी और तथ्यों को एकत्रित करें। प्रश्नों और संभावित उत्तरों की सूची बनाएं। 2. भाषा का उपयोग। पेशेवर भाषा का उपयोग करें जो सम्मान और स्पष्टता दर्शाए। तकनीकी शब्दों का सही और सटीक उपयोग करें। 3. सुनने की कला। ध्यान से सुनें और सामने वाले की बात को समझें। जवाब देते समय उनकी बातों का संदर्भ दें। 4. समाधान उन्मुख दृष्टिकोण। संवाद को समस्या का समाधान निकालने की दिशा में ले जाएं। सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण रखें। 5. समय का सम्मान करें। अपनी बात संक्षेप में और समय सीमा के भीतर रखें। बातचीत में किसी को लंबा इंतजार न कराएं। उदाहरण, मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान इस तरीके से हो सकता है। क्या आप इस पर अपनी राय देंगे? अनजान लोगों से बातचीत कैसे शुरू करें? 1. आत्मविश्वास रखें। अनजान लोगों से बात करते समय आत्मविश्वास बनाए रखें। मुस्कान और आत्मीयता आपके आत्मविश्वास को दर्शाती है। शरीर की भाषा को सहज और सकारात्मक रखें। 2. सही अवसर पहचानें। बातचीत शुरू करने के लिए सही अवसर और माहौल का चुनाव करें। हल्का और अनौपचारिक विषय बातचीत की शुरुआत के लिए अच्छा है। 3. सामान्य विषय चुनें। ऐसे विषय पर बात करें जो दोनों के लिए सामान्य हो। मौसम, यात्रा या किसी सार्वजनिक घटना पर चर्चा करें। उदाहरण, यह जगह बहुत सुंदर है, क्या आप पहले भी यहां आए हैं? 4. सवाल पूछें। खुले और विनम्र सवालों के माध्यम से बातचीत शुरू करें। सवाल पूछने से सामने वाला व्यक्ति सहज महसूस करता है। उदाहरण, आप इस विषय में कैसे रुचि रखते हैं? 6. सकारात्मकता बनाए रखें। बातचीत में सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। उदाहरण, आपका विचार बहुत दिलचस्प है, इससे मुझे भी सीखने को मिला। निष्कर्ष, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद का तरीका अलग अलग होता है। औपचारिक बातचीत में अनुशासन और सम्मान का ध्यान रखना जरूरी है, जबकि अनौपचारिक बातचीत में सहजता और गर्मजोशी का महत्व है।
पेशेवर संवाद में तैयारी और स्पष्टता प्राथमिक होती है। अनजान लोगों से बात करने में आत्मविश्वास और सकारात्मकता अहम भूमिका निभाते हैं। सही संवाद कौशल आपको हर स्थिति में प्रभावी और यादगार बना सकता है। 10वें अध्याय, बातचीत में गलतियों से बचना। बातचीत के दौरान की गई गलतियां न केवल बातचीत का उद्देश्य विफल कर सकती हैं, बल्कि आपके व्यक्तित्व और छवि पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। सही शब्दों का चयन, सही हाव भाव और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना सफल बातचीत की कुंजी है। अनावश्यक बातों से कैसे बचें? पहला, मुख्य विषय पर ध्यान दें। बातचीत को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए विषय पर केंद्रित रहें। अनावश्यक और असंबंधित विषयों में न उलझें। उदाहरण, अगर बातचीत पेशेवर मुद्दों पर है तो व्यक्तिगत जीवन की चर्चा न करें। 2, स्पष्टता बनाए रखें। अपनी बात को सीधे और स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। लंबे और घुमावदार वाक्यों से बचें। उदाहरण, मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट में यह सुधार करना चाहिए के बजाय सीधे कहें, इस रिपोर्ट में यह बदलाव जरूरी है। 3, सुनने पर जोर दें। अधिक बोलने के बजाय सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनें। उनकी बातों का जवाब देने के लिए समय लें। चौथी, भावनाओं पर नियंत्रण रखें। बातचीत के दौरान भावनाओं में बहकर अनावश्यक बातें न करें। खासकर गुस्से, निराशा या अत्यधिक उत्साह की स्थिति में अपनी बातों पर नियंत्रण रखें। 5वीं, गॉसिप और शिकायतों से बचें। बातचीत में नकारात्मकता और अफवाहों को स्थान न दें। उदाहरण, यह व्यक्ति हमेशा गलतियां करता है जैसे वाक्य से बचें। आक्रामक या रक्षात्मक न बने। एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं या रक्षात्मक भाषा के बजाय सकारात्मक और संतुलित भाषा का उपयोग करें। उदाहरण, यह ठीक नहीं हुआ कहने के बजाय इसमें थोड़ा सुधार किया जा सकता है कहें। 2, आलोचना को व्यक्तिगत न बनाएं। आलोचना या असहमति को व्यक्तिगत हमले के रूप में न लें। शांत और समझदारी से प्रतिक्रिया दें। 3, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। यदि कोई तीखी या अप्रिय बात कही जाए तो शांत रहें। गुस्से या आक्रामकता के बिना अपने विचार व्यक्त करें। 4, सकारात्मक हाव भाव बनाए रखें। बॉडी लैंग्वेज से आक्रामकता न दिखाएं। अपनी आवाज के टोन को मधुर और संतुलित रखें। 5, सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। दूसरों की बातों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति रखें। मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन जैसे वाक्य का उपयोग करें। आलोचना का सही उत्तर देना। 1, शांत और विनम्र रहें। आलोचना का जवाब देते समय शांत और विनम्र रहें। गुस्से या अपमान का प्रदर्शन न करें। 2, आलोचना को सुनें और समझें। आलोचना को ध्यान से सुनें और उसके पीछे की मंशा को समझने की कोशिश करें। बीच में टोकने से बचें। 3, समीक्षा को सकारात्मक दृष्टिकोण से लें। आलोचना को अपने सुधार का अवसर मानें। इसे अपने आत्म विकास के लिए उपयोग करें। 4, आलोचक को धन्यवाद दें। आलोचक को उनके फीडबैक के लिए धन्यवाद दें, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। उदाहरण, आपके सुझाव के लिए धन्यवाद, मैं इस पर ध्यान दूंगा। 5, अपनी बात स्पष्ट करें। यदि आलोचना गलतफहमी के कारण है तो अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। उदाहरण, मुझे लगता है कि मेरी बात शायद सही से समझी नहीं गई, मैं इसे फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। 6, परिवर्तन के लिए तैयार रहें। यदि आलोचना उचित है तो उसमें सुधार लाने के लिए तैयार रहें। इसे अपने कार्य और संवाद में लागू करें। निष्कर्ष, बातचीत में गलतियों से बचने के लिए विषय पर ध्यान केंद्रित रखना, आक्रामकता से बचना और आलोचना को सकारात्मक रूप से लेना आवश्यक है। अनावश्यक बातों से बचने और शांत, संतुलित दृष्टिकोण अपनाने से आपकी बातचीत प्रभावी और सफल हो सकती है। सही शब्दों और सही तरीके से बातचीत आपको हर परिस्थिति में दूसरों के साथ एक मजबूत और सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करता है। चैप्टर नंबर 11 बातचीत को संतोषजनक बनाता है, बल्कि सामने वाले पर आपकी छवि को भी मजबूत करता है। सही निष्कर्ष से आपका संदेश यादगार बन सकता है और संबंधों में गहराई आ सकती है। बातचीत को अच्छे तरीके से समाप्त करना। 1, धन्यवाद व्यक्त करें। बातचीत खत्म करने से पहले सामने वाले को धन्यवाद दें। यह उनके समय और विचारों का सम्मान दर्शाता है। उदाहरण, आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। दूसरे संवाद को सारांशित करें। बातचीत के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में दोहराएं। इससे सामने वाले को स्पष्टता मिलती है और कोई भ्रम नहीं रहता। उदाहरण, तो हम इस बात पर सहमत हुए कि अगले सप्ताह
इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे। 3. सकारात्मक टिप्पणी करें। बातचीत का अंत सकारात्मक और उत्साहजनक टिप्पणी के साथ करें। उदाहरण, आपके सुझाव बहुत उपयोगी थे, मुझे यकीन है कि यह विचार सफल होगा। 4. भविष्य के संवाद की संभावना छोड़ें। संवाद खत्म करते समय भविष्य में मिलने या बात करने की संभावना का जिक्र करें। उदाहरण, आशा करता हूं कि अगली बार फिर से आपसे चर्चा करने का मौका मिलेगा। 5. गर्मजोशी से विदा लें। विनम्रता और गर्मजोशी के साथ अलविदा कहें। उदाहरण, आपका दिन अच्छा बीते, जल्द ही मुलाकात होगी। संक्षिप्त और यादगार निष्कर्ष। 1. विषय को स्पष्ट रूप से बंद करें। बातचीत का निष्कर्ष ऐसा हो जो संवाद के उद्देश्य को पूरा करे। उदाहरण, हमने आज जो भी चर्चा की वह बहुत उपयोगी रही, मैं इसे अमल में लाने के लिए उत्साहित हूं। 2. व्यक्तिगत स्पर्श जोड़ें। संवाद के अंत में व्यक्तिगत या हार्दिक बात कहें जिससे सामने वाला विशेष महसूस करे। उदाहरण, आपसे बात करके हमेशा प्रेरणा मिलती है, धन्यवाद। तीसरे प्रेरक शब्दों का प्रयोग करें। संवाद को प्रेरणा देने वाले शब्दों से समाप्त करें। उदाहरण, हमारी चर्चा से मुझे नए दृष्टिकोण मिले, मुझे यकीन है कि हम इसे और बेहतर बनाएंगे। 4. अनावश्यक लंबाई से बचें। संवाद को समाप्त करते समय लंबे वाक्यों से बचें। अपनी बात को सरल और संक्षिप्त रखें। 5. आभार का प्रदर्शन करें। यदि बातचीत औपचारिक थी तो अंत में सम्मानपूर्ण आभार व्यक्त करें। उदाहरण, इस चर्चा के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। संवाद समाप्त करने के तरीके के उदाहरण, औपचारिक संवाद में, आज की बैठक बहुत उपयोगी रही, आपके समय और सुझावों के लिए धन्यवाद, मुझे यकीन है कि हम इसे सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। शुभकामनाएं। अनौपचारिक संवाद में, आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है, जल्द ही फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखें। पेशेवर संवाद में, आपकी सलाह और समर्थन के लिए आभारी हूं, अगले कदम के लिए आपकी राय का इंतजार रहेगा, धन्यवाद। निष्कर्ष, संवाद का अंत केवल अलविदा कहने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व और विचारों को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने का अवसर है। सही निष्कर्ष सकारात्मक छाप छोड़ता है और आगे की बातचीत के लिए एक मजबूत नींव रखता है। याद रखें, एक प्रभावी संवाद केवल शब्दों से नहीं बल्कि उनके सही उपयोग से बनता है। 12वीं अध्याय, संवाद कौशल को निखारने के अभ्यास। संवाद कौशल को प्रभावी और प्रभावशाली बनाने के लिए नियमित अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। केवल पढ़ने और सुनने से संवाद कौशल विकसित नहीं होते, बल्कि इसे अभ्यास और निरंतर सुधार के माध्यम से निखारा जा सकता है। सही तकनीकों और अनुशासन के साथ आप अपनी बातचीत को बेहतर बना सकते हैं। नियमित अभ्यास के महत्व। 1. आत्मविश्वास बढ़ाना। संवाद का बार बार अभ्यास आत्मविश्वास को मजबूत करता है। कठिन परिस्थितियों में भी स्पष्ट और संयमित बातचीत करने में मदद मिलती है। 2. गलतियों को पहचानना। अभ्यास से आप अपनी कमजोरियों और गलतियों को पहचान सकते हैं, इसे सुधारने का मौका मिलता है। 3. सुधार और परिशोधन। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपकी भाषा, उच्चारण और संवाद शैली में सुधार होगा। आपको पता चलेगा कि कौन से वाक्य प्रभावशाली हैं और कौन से नहीं। 4. प्राकृतिक प्रवाह बनाना। नियमित अभ्यास से बातचीत में प्रवाह आता है, शब्द और वाक्य सहजता से जुड़ने लगते हैं। छोटी छोटी बातचीत से शुरुआत करना। एक परिवार और दोस्तों से बातचीत करें, अपने करीबी लोगों के साथ बातचीत का अभ्यास करें। यह एक सुरक्षित माहौल प्रदान करता है जहां आप निडर होकर गलतियां कर सकते हैं। 2. रोजमर्रा की छोटी बातचीत में भाग लें। दुकानदारों, सहकर्मियों या अजनबियों से बातचीत करके अपने कौशल को निखारें। उदाहरण, आज मौसम कैसा है जैसे छोटे सवाल पूछें। 3. सामाजिक गतिविधियों में भाग लें। किसी सामाजिक या पेशेवर सभा में भाग लें, वहां बातचीत के दौरान अपने कौशल का उपयोग करें। 4. कहानियां सुनाना सीखें। रोजमर्रा के अनुभवों को कहानी के रूप में साझा करें, इससे आपकी अभिव्यक्ति और कल्पना शक्ति बेहतर होगी। 5. रोल प्ले का अभ्यास करें। किसी मित्र या साथी के साथ रोल प्ले करें। विभिन्न परिस्थितियों जैसे इंटरव्यू, वाद विवाद या औपचारिक वार्तालाप का अभ्यास करें। खुद का मूल्यांकन और सुधार। 1. अपने संवाद को रिकॉर्ड करें। अपनी बातचीत को रिकॉर्ड करके सुनें, इससे आपको अपनी आवाज, उच्चारण और शब्द चयन का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। 2. फीडबैक लें। अपने दोस्तों, सहकर्मियों
या मेंटर्स से अपनी बातचीत पर फीडबैक मांगें। उनकी राय के आधार पर सुधार करें। 3. प्रेरणादायक वक्ताओं को सुनें। महान वक्ताओं के भाषण सुनें और उनके बातचीत के तरीके को समझें। उनके शब्द चयन, टोन और शैली को अपने अभ्यास में शामिल करें। 4. आत्मविश्लेषण करें। हर बातचीत के बाद सोचें कि क्या बेहतर हो सकता था। अपने संवाद के कमजोर हिस्सों को सुधारने की योजना बनाएं। 5. नई शब्दावली का अभ्यास करें। हर दिन नए शब्दों और वाक्यांशों को अपनी बातचीत में शामिल करें। इससे आपकी भाषा समृद्ध होगी। 6. दर्पण के सामने अभ्यास करें। दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी लैंग्वेज और अभिव्यक्ति का निरीक्षण करें। इससे आप अपनी हाव भाव और आत्मविश्वास पर काम कर सकते हैं। निष्कर्ष, संवाद कौशल को निखारने के लिए अनुशासन, धैर्य और निरंतर अभ्यास आवश्यक है। छोटी छोटी बातचीत से शुरुआत करके, खुद का मूल्यांकन करके और लगातार सुधार करते हुए आप एक प्रभावशाली वक्ता बन सकते हैं। याद रखें, संवाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। यह आपके आत्मविश्वास, भावनाओं और व्यक्तित्व का प्रतिबिंब भी है। चर्चा की कला, द आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, केवल एक किताब नहीं बल्कि एक मार्गदर्शिका है जो हमें रोजमर्रा की बातचीत को बेहतर बनाने और जीवन के हर पहलू में संवाद कला के महत्व को समझने का अवसर देती है। यह पुस्तक सिखाती है कि सही शब्द, सही समय और सही दृष्टिकोण का कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि आप अपनी सामाजिक, व्यावसायिक या व्यक्तिगत जिंदगी में अधिक प्रभावशाली बनना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए अनमोल साधन साबित होगी। इसे अपनाकर आप न केवल अपनी बातचीत को सुधारेंगे बल्कि रिश्तों को भी मजबूत और अर्थपूर्ण बनाएंगे। याद रखें, हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। तो इस किताब को पढ़ें, इसके सबक को अपनाएं और अपनी संवाद कला से नई ऊंचाइयों को छुएं। बातचीत केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह दिलों को जोड़ने की कला है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल द बुक टुक को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।